हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसके पास कितनी ताकत बची हुई है, कौन कितनी ताकत से लड़ रहा है, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका शत्रु है, समझना इस वक्त बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सारी बातें बहुत आसान भाषा में और ठीक ढंग से डिकोड की है हमारे साथ पॉडकास्ट में मेजर जनरल जीडी बख्शी सर ने। पॉडकास्ट का पार्ट 1 आप लोगों के सामने मैं लेकर के हाजिर हूँ। कुछ आप कहना चाहते हैं, आपकी राय हो सकता है संभवतः इस युद्ध को लेकर कुछ अलग हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कहिए। चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ती हूँ, दिखाती हूँ आपको जीडी बख्शी सर के साथ पार्ट 1। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग को शुरू हुए 1 हफ्ते से लंबा समय हो गया है, लेकिन शुरुआत में जो लग रहा था कि ये तो 1-2 दिन की कहानी है, अब कितनी लंबी चलेगी ये कोई नहीं समझ पा रहा। अभी जो स्थिति है, क्या चल रही है, वो बेहतर वही समझा सकता है जिसने खुद युद्ध झेला हो, जिसने युद्ध की विभीषिका देखी हो, उसके बाद देश का क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था का क्या होता है वो जानता हो। और ये सारी चीज़ें एक साथ अगर कोई बता सकता है तो वो हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब। इस वक्त उन्हीं के घर हम पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि क्लियरली हमारे पॉडकास्ट में उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका की ये अब तक की सबसे बड़ी भूल है। कैसे ट्रंप अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं, उन्होंने वो समझाया। क्या खामनेई जिंदा हैं? सवाल बहुत उठ रहे हैं। वाकई क्या ये संभव है? हमने ये भी पूछा है जीडी बख्शी साहब से। ये जो पूरी लड़ाई चल रही है, इसमें असल फायदा किसका हो रहा है? इसके अलावा वो हर तस्वीर जो मैं और आप नहीं देख पा रहे हैं, वो हर बात जो अखबारों से और टीवी से, सोशल मीडिया से आप तक नहीं पहुंच रही है, इस पॉडकास्ट में आप तक पहुंचने वाली है। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले हम बोर्डिंग पास देते हैं। हमारे साथ पॉडकास्ट में आज हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मेरे बच्चे, ऑल द गुड। पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ सर, सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर बड़ी तेज़ी से वायरल है, कुछ लोग नैरेटिव भी सेट कर रहे हैं कि खामनेई अभी जिंदा हैं क्योंकि कोई शोक सभा नहीं रखी गई है। 28 तारीख को कहा जाता है कि उन्हें मार दिया गया और 28 तारीख से आज 8 दिन बीत गया। बीच में शोक सभा रखने की भी बात कही गई थी, बावजूद इसके उन सब के ऊपर विराम लगा दिया गया है। आपको भी लगता है खामनेई जिंदा है? जो खबरें आई थी वो तो ये थी कि वो शहीद हो चुके हैं और बड़ा आक्रोश था पूरे ईरान में इसको लेकर, पूरी शिया सिविलाइजेशन में इसको लेकर, क्योंकि वो पोप का दर्जा है। बट अब हम देख रहे हैं कि जो ईरान की स्ट्रैटेजी, अब ये वो समझ गए हैं। हिजबुल्लाह जो 2024 दिसंबर में अटैक्स हुए थे, पूरी लीडरशिप वाइप आउट कर दी थी। नासरुल्लाह को हिट किया, नंबर 2 आया, उसको 3, 4, 5 कोई बनना ही नहीं चाहता था, नासरुल्लाह की जगह में आना नहीं चाहता था। तो अब वो लोग कौन उसका रिप्लेसमेंट है नहीं बताएंगे, एम्बिग्विटी क्रिएट कर रहे हैं कि वो है या नहीं है। बट एक चीज़ बिल्कुल साफ जाहिर है, ईरान की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी। वो समझ गए थे कि ये डीकैपिटेटिंग स्ट्राइक कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ करी, फिर पिछले साल जून में ईरान के बरखिलाफ करी, फिर वेनेजुला में करी। हाँ। डीकैपिटेटिंग, वहाँ तो खैर किडनैप किया, यहाँ तो जान से मार रहे हैं। और इसके चलते वो कह रहे हैं दिस इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ वॉर, कि मतलब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के पहले हिटलर को मार दो, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के पहले स्टालिन को ख़त्म कर दो, मार्शल ज़ुकोव को ख़त्म कर दो, आइजनहावर को ख़त्म कर दो, पैटर्न को ख़त्म कर दो। ये नई स्ट्रैटेजी है। इसका तोड़ भी बड़ा सीधा है, डिसेंट्रलाइज कमांड। ईरान ने आदेश दे दिए कि भैया ऊपर से आदेश आए ना आए, जिसको जिसको जो टारगेट बताई गई है, 31 यूनिट्स हैं ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के, 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास अपने मिसाइल, अपने ड्रोन हैं। बोले दाग दो। यानी जो स्ट्राइक करी थी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर, पिछले साल 18 घंटे लगे थे जवाब देने में ईरान को, इस साल 1 घंटा।
1 घंटे में ताबड़तोड़ मार रहे हैं। अमेरिका के बेसिस हिट किए हैं, अल उदैद का बेस हिट किया है, $1 बिलियन का रडार था मिसाइल पकड़ने वाला, वो हिट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। 3 F-15 जहाज़, 1 F-16 जहाज़, कितने सारे रीपर ड्रोन्स, प्रीडेटर ड्रोन्स शूट डाउन हो गए हैं। ईरान का जो ईरान ने हमले किए हैं एयरक्राफ्ट कैरियर लिंकन, इब्राहिम लिंकन, वो पहले गल्फ़ में भेजा था। जब उन्होंने हमले शुरू किए तो गल्फ़ से बाहर निकाल के गल्फ़ ऑफ ओमान में किया, बहरीन से, और अब वहाँ से 1000 किलोमीटर पीछे ले गए, भाग रहे। भाई तमाशा है। बगैर सोचे समझे अगर आप लड़ाई शुरू करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप जब उनका लड़ने का टाइम आया था वियतनाम में, तो वो डॉज मार के मैं बीमार हूँ कर दिया, तब वो बीमार पड़ गए थे। और अब वो लोगों को मरवा रहे हैं अमेरिका में। हाँ। और कह रहे हैं कि मैं तो बहुत चतुर हूँ, मैं बताऊंगा ही नहीं कितने मरे, बताऊंगा ही नहीं। 6 मरने की बात। देखिए सेंट्रल कमांड ने कहा 6 मरे हैं, कोई 18 के करीब घायल हुए। हाँ। ये कोई 4 दिन पुरानी खबर है या 5 दिन पुरानी। हाँ। उसके बाद से जिप बंद। हाँ। हम बताएंगे ही नहीं, लोग मरते जाएंगे तो क्या लोग मरेंगे नहीं? अमेरिका के परिवारों में शोक नहीं मनाया जाएगा? यू सी, ये एक अजीब और गरीब कुछ हम नई चीज़ देख रहे हैं। वाइट सुप्रीमसिस्ट बी डैम्ड। बात यह है कि आप कह रहे हैं कि साहब मुझे अधिकार है वेनेजुला पे हमला करने का, ईरान पे हमला करने का, क्यूबा के पे हमले की बातें कर रहे हैं। एक लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, 3 लड़ाई और सेट कर ली है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन इस कैंपेन पे जीते थे, आई विल स्टॉप ऑल दीज वॉर, मैं तो नोबेल पीस प्राइज़ लूँगा। हाँ। वो कौन सी मचौदा मैडम थी, उनका जाके नोबेल पीस प्राइज़, जैसे छोटा बच्चा कैंडी छीनता है वैसे छीन ली। आपको पहले फैसला कर लेना आपको चाहिए क्या। आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, फिर आप कहने लगे मैं तो वेनेजुला का भी प्रेसिडेंट हूँ। हाँ। मैं ईरान का भी प्रेसिडेंट हूँ, मैं फैसला करूंगा अगला आयतुल्लाह कौन मरेगा। आप किस देश के प्रेसिडेंट हैं? ठीक बात। आई मीन व्हाट नॉनसेंस। इज द वर्ल्ड बैक टू द 18th सेंचुरी? अब आप क्या स्लेव ट्रेड शुरू करना चाहते हैं? नहीं, आई हैवंट अंडरस्टूड। आप पूरी दुनिया की कॉलोनी बना देंगे थर्ड वर्ल्ड देशों को, और हम लोग बैठ के तमाशबीन की तरह ताली बजाएंगे। इफ इट इज वेनेजुला, देन ईरान, देन क्यूबा, what is to prevent this madman from hitting any country in the world, including your country? हाँ. So I think the world is waking up कि यहाँ तो पागलपना छा गया। मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ सर, क्योंकि आपने भी ठीक वही बात कह दी। हमने अभी वेल अवध साहब का पॉडकास्ट किया है, वो वॉर जर्नलिस्ट हैं, और वो वॉर में 10 दिन रह के उन्होंने बाकायदा वहाँ पर पत्रकारिता की हुई है। और एग्जैक्टली उन्होंने भी यही बात कही कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका इंडिया का बड़ा मित्र है। उन्होंने क्लियरली हमारे पॉडकास्ट में ये कहा कि अमेरिका भारत पर भी हमला कर सकता है, अगर उसको यहाँ अपना फायदा दिखा तो वो भारत को भी नहीं छोड़ेगा। वही बात तो आप भी कह रहे हैं सर। बिल्कुल कह रहे हैं। देखिए साहब, पिछले 2 सालों में देखा क्या आपने? श्रीलंका तख्तापलट, बांग्लादेश तख्तापलट, नेपाल तख्तापलट। जो देश आपके आसपास है वहाँ आग लगाई जा रही है। वो कह रहे हैं कि वो कुकी लैंड बनाएंगे मिजोरम मणिपुर को तोड़ के। आर वी नट्स? आर यू नट्स? आर यू क्रेजी? पूरी दुनिया भर में आग लग गई है। तेल की कीमतें आसमान पे चढ़ रही हैं, $100 प्रति बैरल पहुंच जाएंगी। मैं थोड़े से आंकड़े बता दूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं कि वो कितने चतुर हैं, तो मैं उनको बता दूं कि साहब आपको यू केयर अ फिग फॉर द वर्ल्ड ओपिनियन, स्पेशली द ओपिनियन ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, लेकिन आपको अमेरिका के पब्लिक ओपिनियन की ख्याल करना पड़ेगा साहब, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में आने वाली। अगर आप समझते हैं कि इस पागलपने की मैड स्टार्क रेविंग मैड एक्टिंग करके आप इलेक्शन जीत लेंगे, मिड टर्म इलेक्शन नवंबर की, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। पोल हुआ था लड़ाई के पहले, 80% अमेरिकन डिड नॉट सपोर्ट अ वॉर अगेंस्ट ईरान। अभी भी कोई 60-70% के बीच में दे डू नॉट सपोर्ट अ वॉर अगेंस्ट ईरान। ठीक है साहब। नाउ लेट मी टेल यू अ फ्यू फैक्ट्स। The cost of oil was around $60 a barrel before the war started. It is touching 90. It will soon cross 100. जहाँ अभी अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन की परसेंटेज है 2.6%, जहाँ $100 हिट हो जाएगा 4.5% आ जाएगी इन्फ्लेशन, और जहाँ $130 प्रति बैरल हो जाएगा तो 6% इन्फ्लेशन।
cost of oil in America now is between $3 to $4. $2 to $3 था लड़ाई के पहले। अगर $130 प्रति बैरल हो गया, $7 से $8 प्रति गैलन अमेरिका में लोग पे करेंगे, आम लोग, फॉर देयर ऑयल। Prices will go up, prices will go up in an election year. I hope you know what you're doing. अपना तो इंटरेस्ट बड़ा साफ दिखता है ना साहब आपको। अब तो आप करने जा रहे हो पॉलिटिकल। इफ यू लूज द मिड टर्म इलेक्शन साहब, आप लेम डक प्रेसिडेंट बन जाओगे। ठीक है, आपको लगता है ये वाला कदम उठाया है ट्रंप ने? बिल्कुल। इट इज a total underestimate of Iranian power and ability to resist and the consequences of how much damage Iran can do. It is a gross underestimate which is going to cost you dear. वो ऑलरेडी आपको नहीं पूरी दुनिया को महंगा पड़ रहा है। अब हम दाएं बाएं की बात क्यों करें? ठीक है साहब, भाड़ में जाए बाकी दुनिया। आई एम इंटरेस्टेड, मैं भारतीय हूँ, मेरा प्राथमिकता भारत के राष्ट्र हित। 50% of our oil comes from where? Gulf. नेचुरल गैस LNG कहाँ से आती है? 60% गल्फ। दाम बढ़ भी गए कल, 60 रुपए प्रति सिलेंडर दाम बढ़ गए। और अभी तो शुरुआत है साहब। तो ऐसा करो, आप ताली बजाओ, वाह वाह अमेरिका, वाह वाह ट्रंप, और दाम हमारे बढ़ते जाएंगे साहब, पेट पे लात हमें पड़ेगी। आई मीन इट मेक्स नो सेंस, इट मेक्स नो सेंस। ये सोच रहे थे एक दिन में हम सर मसल देंगे, जैसे कि चींटी का सर मसला जाता है। वो चींटी काट रही है साहब, अच्छी तरह से काटे जा रही है, काटे जा रही है। ठीक है साहब, और लेट्स गो बाय फैक्ट्स ना। आर्मी में हमें सिखाया जाता है कि कहानियाँ मत गढ़ो, लड़ाई लड़नी है ज़मीन पे, यथार्थ पे चलना है, द ट्रूथ। व्हाट इज़ द ट्रूथ? ईरान 9 days इट इज फाइटिंग बैक। बेन गुरियन एयरपोर्ट हिट हो गई है, वॉर हेडक्वार्टर इजराइल का हिट हो गया है, नेतन्याहू का दफ्तर हिट हो गया है। नेतन्याहू साहब एक जहाज़ में एरियल कमांड पोस्ट पे घूम रहे हैं, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं वहाँ पीछे बॉम्ब्स और मिसाइल आ रहे हैं। ये तो इजराइल में हाल है। वो क्लस्टर बॉम्ब गिरा रहा है। इजराइल का जो ऑयल सप्लाई थी अजरबैजान से, वो उसने पाइपलाइन काट दी है। तो आप समझते हैं फ्री फोकट का है? मतलब आप वो कह रहे हैं हम तो साहब ईरान को एज अ नेशन स्टेट बर्बाद कर देंगे। तो ये फिर अंत कहाँ होगा? आई वांट टू आस्क यू, कल बोलेंगे साहब हम तो घूंट पी रखी है विस्की की, हम डोनाल्ड ट्रंप साहब तो पूरी दुनिया बर्बाद कर देंगे। दुनिया में हम भी तो शामिल हैं साहब। ठीक बात। तो आई मीन लेट्स वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। इज अमेरिका अ फ्रेंड ऑफ एनीवन? हेनरी किसिंजर ने कहा था, इट इज़ डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट इट इज़ फेटल टू बी अमेरिकाज फ्रेंड। सबसे बड़ी लात अपने दोस्तों को मार रहे हैं। अब ये पागलपन की निशानी नहीं तो और क्या है? लड़ाई लड़नी होती है, दोस्त चाहिए होते हैं। ब्रिटेन को लात, यूरोप को लात, जापान को लात, साउथ कोरिया को लात, भारत को लात, 50% टैरिफ। और अब कह रहे हैं कि आज हम पहले ईरान से हमको सबसे सस्ता तेल मिलता था क्योंकि सबसे नज़दीक, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोएस्ट। ठीक है साहब, नहीं लोगे, सैंक्शन लगा दी। फिर हमने रूस से तेल खरीदना किया कि भाई सस्ता तेल ले लें, नहीं लोगे, अपनी इकोनॉमी बर्बाद करो क्योंकि हम तुमको बर्बाद देखना चाहते हैं, खुद करो खुद करो, और ताली भी बजाओ। Somebody has got to be stark raving mad, and it's not us, it is Donald Trump. Stark raving mad. You and started a war and आप स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे। आपने लड़ाई शुरू किस लिए करी? पहले रेजीम चेंज, हाँ। फिर जब रेजीम चेंज खाट में खड़ा हो गया तो फिर न्यूक्लियर। बोले न्यूक्लियर तो आपने बर्बाद किया था 2025 में, अब ये कहाँ से खड़ा हो गया? ओहो हम तो मिसाइल के लिए जा रहे हैं। मिसाइल की बात हुई नहीं, हम तो ऑयल प्राइस के लिए जा रहे हैं। हमें मेकअप योर माइंड। लड़ाई पहले शुरू कर दी, स्ट्रैटेजी प्लान बाद में बना रहे। पूरे विश्व में क्या कोई भी है हाँ
जो अमेरिका को रोके, मतलब भारत तो चलो ठीक है, हमें तो खैर हो ही रहा है नुकसान, लेकिन रशिया हो गया, चाइना हो गया, जो कि ईरान के इतने मित्र बनते थे, चाइना जिसने कि इतना पैसा लगा रखा है ईरान के अंदर, अगर वो भी खामोश है, अगर रशिया कुछ नहीं बोल रहा, पुतिन नहीं मदद कर रहे, खुल के सामने नहीं आ रहे। किसने बोला पुतिन मदद नहीं कर रहे? किसने बोला चीन मदद नहीं कर रहा? वो लोग टिट फॉर टैट कर रहे हैं। वो पागल है कि वो ग्राउंड पे आके लड़े। अमेरिका ने क्या किया? 4 साल यूक्रेन को हथियार दिए, हाँ। इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया, सैटेलाइट डेटा दिया। बिल्कुल वही वो कर रहे हैं, जैसे को तैसा। दैट इज द स्मार्ट वे टू फाइट। लेकिन आप समझती कि वो कुछ नहीं कर रहे, यू आर रॉन्ग। वो इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहे हैं। जो इन्होंने इतने सारे स्टारलिंक टर्मिनल भेजे थे, ये किसने जैम किए? रशियंस ने जैम किए। वो जो जहाज़ों के बीच में जो उनका है IFF सिस्टम, उसको कौन जैम कर रहा है? रशियन जैम कर रहा है। उसके चलते 3 जहाज़ गए हैं F-15, एक गया है F-16, अभी तो शुरू हुआ है। और वो लोग अपने मिसाइल दे रहे हैं, शोल्डर फायर्ड मिसाइल दे रहे हैं, एंटी शिप मिसाइल दे रहे हैं। और आप देखिए, जिस दिन अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हो गया, अब वो भागते फिर रहे हैं, छुपाते फिर रहे हैं अपने एयरक्राफ्ट कैरियर। एक एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हो गया और डोनाल्ड ट्रंप साहब की इलेक्शन गई। एक कैरियर में 5,000 सैनिक होते हैं, 9 सैनिक। एक गया ज़मीन पर, 5,000 लाशें, बॉडी बैग्स अमेरिका पहुंच गए। आप समझते हो कि अमेरिका के लोग बड़े प्रसन्न होंगे आपसे, खुशी की उनकी सीमा नहीं रहेगी। वाह वाह, डोनाल्ड ट्रंप मरवा दिए। दे डोंट लाइक बॉडी बैग्स। एंड अमेरिका, थैंक गॉड, इज स्टिल अ डेमोक्रेसी। थैंक गॉड। Public opinion matters. At the end of the day, it matters. तो अर्थव्यवस्था अमेरिका की खराब है, सबसे ज़्यादा कर्ज में अमेरिका इस समय, डेट में फंसा हुआ है, बेरोजगारी चरम पर इस वक्त अमेरिका के अंदर है, 4.4% कल का डेटा है। अब हाँ, वो बढ़ने वाली है। आप कह रहे हैं कि महंगाई तो एनीवेज बढ़ने वाली है, पूरे विश्व में बढ़ेगी, अमेरिका में भी बढ़ेगी, बढ़ना शुरू भी हो गई है। तो इस हिसाब से क्या ये कैलकुलेशन में ट्रम्प पीछे रह गए थे? उन्हें मालूम नहीं था पहले, बुद्धि इतनी खराब थी? देखिए, आप अमेरिका में जितनी ब्रेन पावर है शायद ही किसी और देश में होगी। आपके पास थिंक टैंक्स हैं, आपके पास मिलिट्री स्टाफ्स हैं, पेंटागन है, लेकिन अगर आप उनकी सुने नहीं, आप चमचे पाल लें, एको चैम्बर बना दें कि मैं और मैं और मैं और मैं, एको में भी अपनी आवाज़ सुनाई दे और आप सुने नहीं। जो अमेरिका के चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं, डैन केन, लड़ाई शुरू होने के पहले उसने कह दिया था, साहब आपका एम क्या है? रिजीम चेंज बगैर बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं हो सकता। मैं आपको चेतावनी दे रहा, उसने दे दी थी कि आपको बॉडी बैग्स आएंगे, अमेरिकन बॉडी बैग। और उसने कहा था कि जो है हमको नुकसान होगा, तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। आप सुनो ही नहीं, सुनो ही नहीं। तानाशाह हूँ मैं, आई एम ऑलवेज राइट, एवरीबडी एल्स इज रॉन्ग। तो ऐसे लोग फंसते हैं। हिटलर भी तो तानाशाह था ना साहब, उसका फिर क्या अंत हुआ? ठीक बात। मुंह में पिस्टल रख के गोली मार ली। ये पूरा जो खेल चल रहा है, तस्वीर दिखाई दे रही है, इसका असली विलेन हम किसे माने? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान ने जो किया था वो अपनी गलती की सज़ा भुगत रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका असली विलेन तो इजराइल है। फिर ये तस्वीर भी सामने आ रही है कि ट्रम्प ही अपने आप को बादशाह मान रहे हैं। असली विलेन इस पूरे युद्ध में कौन है? देखिए, असली विलेन इस वक्त सबसे बड़ी ताकत तो अमेरिका है। और सारी दीज आर वॉर्स ऑफ चॉइस, कि मतलब ये थोपी नहीं गई आपके ऊपर। आप कह रहे हैं हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। हाँ। आपने क्या एक्शन लिया है पाकिस्तान के खिलाफ? क्या एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ? उसके बड़ी तानाशाह दैट वो आसिम मुनीर मुल्ला 3 महीने में 3 बार अपने व्हाइट हाउस में बुला के गोदी बिठा लिया। तो ये टेररिज्म के ये डबल मापदंड क्या है? क्या टेररिज्म की बात कर रहे हैं आप? सबसे बड़ा टेररिस्ट स्टेट अमेरिका ने पाल रखी है पाकिस्तान। तो कौन सी टेररिज्म, कैसी टेररिज्म? मतलब ये तो भूषा 34 मार दिए, निहत्थे मार दिए, रशिया ने मार दिए, वॉर क्रिमिनल, वॉर दिस, 300 बेचारी स्कूल गर्ल्स मार डाली है।
मैं एक आपको स्टेटमेंट दूं सर बीच में रोकते हुए, ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान का तो निशाना कभी लगता नहीं है सही जगह पे, ईरान ने खुद वहां पर बॉम्ब गिरवाया अपनी और लड़कियां वो मारी बच्चियां हैं। मरी। अपनी लड़कियां मारने के सिवा उनको कोई पागलपने का और कोई चीज नहीं सुनी। प्लीज डोंट लिसन टू मी, लिसन टू वेल एजुकेटेड पेट्रियाटिक अमेरिकन्स, कर्नल मैग्रेगोर, प्रोफेसर बियर शाइमर, हैं, और एक और है अमेरिकन कर्नल स्कॉट रिटर। ये पेट्रियाटिक अमेरिकन हैं, लड़ाई लड़ चुके अमेरिकन हैं, तजुर्बेकार हैं। वो कह रहे हैं साहब पागलपना मत करो, अभी भी रोक दो। मैं नहीं कह रहा, अमेरिकन कह रहे हैं, अमेरिकन सीनियर जनरल्स कह रहे हैं ये पागलपना है। मेरे पहले 7 अमेरिकन प्रेसिडेंट डरपोक थे, बुजदिल थे, कायर थे। उन्होंने ईरान पे हमला नहीं किया, मैंने ईरान पे कर दिया, मैं क्यूबा पे चढ़ जाऊंगा, मैं वेनेजुला पे खा चुका हूं। अरे वो कुछ सोच के नहीं किया ना साहब, कोई दिमाग लगाया, एनालिसिस किया, अपने एक्सपर्ट्स की बात सुनी, ठीक है, नहीं किया आपने तो मैं तो पढ़ता ही नहीं मैं तो एडवाइस ही नहीं सुनता। मुझे बस शौक है टीवी कैमरा के सामने बैठ के ऐसे ऐसे उंगलियां हिलाने का। हाँ। तो हिलाइए उंगलियां, आप अपने देश को मुसीबत में डाल रहे हैं, अमेरिका का रेपुटेशनल डैमेज हो रहा है। इसी पहले कम से कम जो भी हमले करते थे, दे यूज्ड टू क्लोक इट इन डेमोक्रेटिक पार्लेंस, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, दिस दैट। अब आप कह रहे हैं कि हम अमेरिका जो है बड़ी फिक्र है ईरान के लोगों के लिए, वहाँ इकॉनमी तबाह कर, किसने तबाह करी है? अमेरिकन ने तबाह करी है। किसने सैंक्शन लगाए हैं? अमेरिकन ने लगाए। और आप ईरान के लोगों को बचा रहे हैं उनकी बेटियां मार के। You are a hypocrite. And as per the Bible, hypocrisy is the worst sin. Pride goeth before a fall. बाइबल पढ़ लीजिए डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपने पादरी तो बुला लिए थे वहाँ व्हाइट हाउस में, थैंक गॉड आपको भगवान की याद तो आई, नहीं तो आप अपने आप को खुदा समझ बैठे। कई लोग कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स को सुर्खियों में आने के रोकने के लिए आपने लड़ाई छेड़ दी। हाँ। अगर इस टाइप का ये महापाप है। लोगों को युद्ध चवन्नी के टॉस पे नहीं किया जाता, बहुत सोच समझ के युद्ध किया जाता है। लाशें गिरती हैं, बच्चे अनाथ होते हैं, औरतें विधवा होती हैं, ठीक है। लड़ाई जो भी हम लोग, मैं कितने युद्ध लड़ चुका हूँ, हम लोग मत्था टेक के युद्ध करते हैं यार। और तो मैं ये कर दूंगा, मैं हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब मेमना बहुत मैं करता है ना तो उसका मैं तो चाहती हूँ अमेरिका भी जल्दी उसकी भी गर्दन ऐसे कटे। लेकिन मैं ये भी समझना चाहती हूँ सर कि खामनेई की मौत या टारगेट उन्हें अभी क्यों किया गया? खामनेई को 5 साल पहले भी मारा जा सकता था, वो तो 10 साल पहले भी अमेरिका के खिलाफ बोल ही रहे थे। हाँ, तो ये अचानक से 2000 तो 79 से बोले जा रहे हैं लगातार। देखिए ऐसा है कि एक AI सॉफ्टवेयर है जो आया है अभी हाल में, मोसाद ने बनाया है CIA के साथ मिलकर। उसके अलावा उसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ सॉफ्टवेयर, जो एनबी का जो कमांडर है, सीनियर मोस्ट प्रेसिडेंट है, उसकी लाइफस्टाइल स्टडी करो, कब उठता, कब खाना खाता, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कब लेता, कब ऑफिस जाता, कब वापस आता, कौन से रास्ते से जाता है, क्या करता है, वो बना के वो AI से सोल्यूशंस निकालते हैं मारने की। इस तरह नासरुल्लाह को मारा था, इस तरह ये मादुरो को कैदी बनाया, उसकी बीवी को पकड़ के ले गए। क्या बात, क्या सूरमा है आप वाह। और अब बेचारा ये खमैनी के, उसकी बुढ़िया बेचारी वाइफ, उसको मार दिया, बेटी को मार दिया, बहू को मार दिया। क्या सूरमा हो, वाह वाह। लेकिन युद्ध के देवता भी एक तो दम्भ, इसको बोलते हैं दम्भ नहीं पसंद करते। लड़ाई लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन होती है हमेशा, आपका पहला रिजॉर्ट है। और अभी आपने लिस्ट बना रखी है कि मैं तो शांति लाऊंगा, बोला अमेरिका के लोगों को, आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लड़ा के माराऊंगा। ये उनका कहना ना, मैंने तो नहीं कहा। आपने कैंपेन ट्रेल में बोला कि मैं नो फॉर एवर वॉर्स, नो प्रोट्रैक्टेड वॉर्स, नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, नहीं लड़ाऊंगा, बिल्कुल सेफ रखूंगा।
मरा दिए, अब बोल रहे हैं नहीं नहीं 5-6 हफ्ते चलेगा, आप कह रहे हैं नहीं 5-6 महीने चलेगी। अमेरिका वालों तैयार हो जाओ मरने के लिए। वो कह रहे हैं मरना पड़ेगा मरना पड़ेगा। मैं नहीं गया था वियतनाम, मेरे जैसे नहीं मरने थे, तुम मरो तुम मरो। तो फिर अमेरिका के लोग भी मुड़ के आपको बोल सकते हैं इलेक्शन के टाइम तू मर। ठीक बात। डेमोक्रेसी है, थैंक गॉड थैंक गॉड। और ये अब ये दिस इज महज पागलपना, पागलपने का दौर चढ़ गया।